आज हम रोटेशन की बात करेंगे, आपका 11वीं का फेवरेट चैप्टर, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाउएवर मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि रोटेशन एक बहुत ही आसान चैप्टर है और उसको करना बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं रोटेशन को और कोशिश करते हैं कि अगले 90 मिनट के अंदर रोटेशन को खात्मा कर दिया जाए कि आपको अच्छे से समझ आए। पहली चीज हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन होता क्या है। ठीक है, अब रोटेशन मोशन क्या होता है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है, मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी लाइन अपनी ओरिएंटेशन बदल रही हो तो हम कहते हैं बॉडी रोटेशनल मोशन में। मतलब अगर एक बॉडी है, जैसे उसके अंदर एक लाइन आप ऐसे बनाए, तो जब ये बॉडी ऐसे घूमेगी तो ये लाइन अपनी ओरिएंटेशन को बदल रही है, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन में है। तो अगर एक रॉड हमारे से लेते हैं और उसको ऐसे घुमाते हैं तो वो रॉड हम बोलेंगे कि एक वो रोटेशनल मोशन के अंदर वो रॉड है। अब एक चीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप समझें इस बात को कि ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन एवरी पॉइंट इन दिस बॉडी डज इट हैव द सेम वेलोसिटी और डिफरेंट वेलोसिटी। तो यहां पे आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप कोई पॉइंट एज पे देखेंगे तो एज वाला पॉइंट तो कुछ इस तरीके से अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जो बीच में कोई पॉइंट है वो अपना डिस्टेंस कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, और जो पॉइंट बिल्कुल ही सेंटर पे है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मूव ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अंडरगो कर रहा है। तो हर पॉइंट की सेम वेलोसिटी न होने की जगह हर पॉइंट की अलग अलग वेलोसिटी होगी, बोथ इन मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन हो सकती है। आगे हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। अब इंटरेस्टिंग बात आप नोट करना, जब पॉइंट ए से बी तक आ रहा है और ये ए डैश से बी डैश तक आ रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एंगल देखेंगे अगर आप, तो दोनों ने 90 डिग्री एंगल कवर किया हुआ है। तो एंगल दोनों सेम कवर कर रहे हैं पॉइंट्स, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चों वो सेम होने वाली है व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर रिजिड बॉडीज, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास रिजिड बॉडीज ही हो। हाउएवर हमारे सिलेबस में जेई नीट 11वीं 12वीं में रिजिड बॉडीज ही है, तो हमें कोई इतना स्ट्रेस नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा पूरी बॉडी की सेम रहती है। हाउएवर जो नॉर्मल वेलोसिटीज हैं हर पॉइंट की वो अलग अलग होती है। तो बच्चों एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस बात पे कि बेसिक सी चीज है, जैसे अगर आपको हमारे पास, इफ यू नो वी हैव अ फैन, तो उस फैन में 1 2 3 पंखड़ी के अंदर मैंने 3 पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं। अब आपसे ये बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि इन 3 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे तेज चल रहा है। अब आप इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जो सी वाला पॉइंट है वो ये एक सर्कल में घूम रहा है, जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है हमारा, और जो बी वाला पॉइंट है वो एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब इनमें से ऑब्वियसली सी वाला ज्यादा बड़े सर्कल में घूम रहा है, तो सी वाला ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो बी वाले पॉइंट से आप कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है। एंड बी ए वाला पॉइंट तो कहीं ऑलमोस्ट बस वहीं पे ऐसे ऐसे टर्न करे जा रहा है, ऑलमोस्ट वो कहीं घूम ही नहीं रहा। जो बीच वाला पॉइंट अगर आप पंखे में देखोगे तो वो तो आपको कहीं भी घूमता हुआ नहीं नजर आएगा, तो वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये कहानी है। अगर हम इनकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते समय हमें ये समझ आएगा कि जब सी वाला एक सर्कल कंप्लीट करता है उसी समय पे बी वाला भी एक सर्कल कंप्लीट करता है, उसी समय पे ए भी एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो इवन दो बहुत इनकी वेलोसिटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट इनकी एंगुलर वेलोसिटीज में जो एंगल कवर कर रहे हैं उसमें डिफरेंस नहीं है और उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो यही मैं बात कहना चाह रहा था कि जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम आगे बात करेंगे। और तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम अगर आप सोच रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप नोटिस करेंगे, इनर्शिया वर्ड पे फोकस कीजिए। आपको इनर्शिया से क्या फीलिंग है? नॉर्मली इनर्शिया से फीलिंग होती है हमारी मास की, कि जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होता है उसको मूव करना ज्यादा मुश्किल होता है। रोटेशन में किस चीज को ज्यादा मुश्किल होगा रोटेट करना, ये सोच रहे हैं जब हम रोटेशनल इनर्शिया की बात करते हैं। ऑब्वियसली इसमें एक मास का फैक्टर आएगा कि भाई कोई बहुत हैवी सा ऑब्जेक्ट है जिसको आप रोटेट करना चाह रहे हो वर्सेस एक लाइट ऑब्जेक्ट उसको रोटेट करना चाह रहे हो, इन दोनों में ऑब्वियसली हैवी ऑब्जेक्ट मुश्किल होगा, तो मास का टर्म तो आएगा ही। बट एक और टर्म इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेन है, इस पेन को आप अपने
सेंटर से होल्ड करके रोटेट करने की कोशिश करो, देयर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट जो आपको लगाना पड़ रहा है। अब इसको एज से पकड़ के रोटेट करने की कोशिश करो और फिर देखो कितना एफर्ट लग रहा है। अब ज्यादा एफर्ट लग रहा है या पहले ज्यादा एफर्ट लग रहा था? नाउ यू कैन सी कि जब आप एज से रोटेट कर रहे हो तो एफर्ट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब एज के अबाउट इसका इनर्शिया ज्यादा है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज के अबाउट रोटेट करने के लिए। तो रोटेशनल इनर्शिया में दो टर्म्स मैटर करते हैं, एक तो मास मैटर करता है और दूसरा एक और टर्म मैटर करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा रहे हो और उस बॉडी के जो पॉइंट्स है वो कितने डिस्टेंस पे हैं। एंड जो फॉर्मूला है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो है समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर। अब ये MI क्या है? हर पार्टिकल का मास, और RI क्या है यहां पे हमारे पास? RI है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ MI फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके अबाउट मोमेंट उससे डिस्टेंस है। अगर आपको वीडियो कहीं पे स्लो लगे तो आप 1.25x पे उसको करके या 1.5x पे देख सकते हो, या फिर फास्ट लगे तो 0.75x पे भी कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो अच्छे से आप समझ सको। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। जैसे अगर हम इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, जो हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा उसका एप्लीकेशन समझते हैं। हमारे पास एक लाइट रॉड है, यहाँ पे एक m मास का पार्टिकल है, यहाँ पे एक 2m मास का पार्टिकल है। तो ये जो m मास का पार्टिकल और 2m मास के पार्टिकल के केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, सोच के देखते हैं। तो अगर हम ए एक्सिस के अबाउट देखें, अगर इस पूरी रॉड को हम ए एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो फिर हम जब समझेंगे तो इस m का जो डिस्टेंस है ए एक्सिस से वो 0 है क्योंकि m एक्सिस पे ही है, और 2m का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो डिस्टेंस l है। तो 2m इंटू एल का स्क्वायर हम करेंगे तो जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो 2ml स्क्वायर आ जाएगा। बट क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो गया इस लाइट रॉड के सिस्टम का, लाइट रॉड और पार्टिकल के सिस्टम का? नहीं, ये एक्सिस पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसी सिस्टम को इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, इन दैट केस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IB, उसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें m का जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चों वो l हो जाएगा। कुछ लोग -l भी लिखते हैं बट उसका स्क्वायर होना है तो फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2m का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि इस बार 2m एक्सिस पे है, तो इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दिस केस आपको समझ आना चाहिए इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मुश्किल होने वाला है एज कंपेयर टू बी वाली एक्सिस के अबाउट, क्योंकि बी वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। IC विच इज द सेंटर से जो पास करने वाली एक्सिस, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालता हूं तो अगर ये वाला डिस्टेंस आप देखेंगे मेरे बच्चों तो ये l/2 है, और अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी l/2 नजर आएगा। तो जब हम देखेंगे तो m के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा m इंटू l/2 का स्क्वायर, प्लस 2m के लिए जब हम देखेंगे तो 2m इंटू l/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 3m l स्क्वायर बाई 4 ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा होगा इस सिस्टम का। जब इस वाली एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो आप देख सकते हो कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं। बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट विद दोज डाउट्स, वहीं पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आई रीड ऑल द कमेंट्स, सो मेक श्योर यू रिप्लाई इन द कमेंट्स अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आ रहा है जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, इवन थियोरेटिकल या कोई बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है तो भी डोंट हेजिटेट टू आस्क दैट डाउट। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। थोड़ा सेटअप मैंने कॉम्प्लिकेट किया, मैंने एक स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पे मैंने 4 पार्टिकल लगा दिए, और इस सिस्टम को ए वाली एक्सिस जो है मेरी वो इस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूं। ये बेसिकली सिचुएशन है। अगर आप यहां देखना चाहते हैं 3D में तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अगर आप सीधे क्रॉस सेक्शन व्यू देखना चाहते हैं तो वहां से आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि जब मैं इसे रोटेट करूंगा इस एक्सिस के अबाउट तो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं ए वाली एक्सिस के अबाउट, तो मुझे बेसिकली यहां पे इन चारों पार्टिकल के ये डिस्टेंसेस देखने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करिएगा तो यहां पे अगर इधर ध्यान से देखेंगे तो सारे डिस्टेंसेस बराबर है। आपको ये लेंथ पता है a√2 होती है, तो ये वाली आधी लेंथ आपको पता हो जानी चाहिए कि a/√2 होती है। तो अगेन यहां पे जब हम डिस्टेंसेस देखेंगे तो m के लिए डिस्टेंस a/√2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में mr स्क्वायर करना है। प्लस 2m के लिए जब हम देखेंगे तो 2m/a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जब 3m के लिए देखेंगे तो 3m इंटू a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जब हम 4m के लिए देखेंगे तो 4m इंटू a/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच अगेन जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 5ma स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा इस सिस्टम का, अगर आप इसे a एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो। जरूरी है कि हम a एक्सिस के अबाउट रोटेट करें? नहीं, हम b एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं मेरे बच्चों इस पूरे सिस्टम को। अगर मैं b एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस इस बार अलग आने वाला है। अगर आप इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस नोटिस करोगे 4m वाले का b एक्सिस से, तो 4m वाले का कितना डिस्टेंस होगा? ये तो a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √2 है, और ये कितना हो जाएगा अगेन a। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे इन डिस्टेंसेस को, आई एम श्योर आप देख पाओगे आसानी से।
तो अगेन 3m के लिए अगर हम डिस्टेंस देखेंगे वो तो एक्सिस पे ही है तो 0 हो जाएगा। 4m के लिए अगर डिस्टेंस देखेंगे तो a हो जाएगा। m के लिए अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डायगोनल वाला लेंथ है, तो डायगोनल वाला लेंथ कितना होगा, √2 है, तो m इंटू √2a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 2m के लिए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा जो इधर है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2m इंटू a का स्क्वायर। एंड जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 4 + 8 ma स्क्वायर, यहां पे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बच्चों इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में हमने काफी मेहनत करी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पे जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था तो मेरे पास अलग अलग पार्टिकल्स थे, उनके केस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा था। बट ये बात जरूरी नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी केस में निकाला जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए भी बात कर सकते हैं। अब कंटिन्यूअस बॉडी का परेशानी क्या होती है हमारे सामने, कंटिन्यूअस बॉडी की परेशानी हमारे सामने होती है कि इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं, विच बेसिकली मींस कि सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सम तो कर नहीं सकते, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है टू डू दिस। अभी किस तरीके से किया जाएगा थोड़ा सोच लेते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर एक कोई बॉडी है और वो इस एक्सिस के बाद घूम रही है, तो आपको उस बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, और उन सब छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए जब आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक dm1 मास का एलिमेंट है, मान लेते हैं एक्सिस से r1 डिस्टेंस है, तो dm इंटू r1 स्क्वायर उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फिर dm2 मास का एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस लेट्स से एक्सिस से r2, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, उसका dm2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा टोटल, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब ये जो समेशन है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, बिकॉज ऑफ विच वी अंडरस्टैंड दैट किसको करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन में सिंपली कहेंगे जो डीएम मास है हमारा कोई भी, उसका जो डिस्टेंस है तो उसका कंट्रीब्यूशन देख के उसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो इसके मैंने बड़े सिंपल से स्टेप्स बनाए हुए हैं जब भी किसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो स्टेप्स है हमारे पास वो क्या है, सबसे पहला स्टेप है एलिमेंट ड्रॉ करना है, छोटा सा एक एलिमेंट अज्यूम करना है। मैं आपको सिखाऊंगा क्या एलिमेंट लेना है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, क्या बात कर दी एकदम से, ठीक है। आपको लग रहा है कि नया एलिमेंट बनाना है, कुछ ऐसी कुछ फीलिंग है, नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है। अब फिर हम उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि भाई उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसकी वजह से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरी चीज हम जब करेंगे वो करेंगे पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है ऑलमोस्ट फिजिक्स में जो प्रॉब्लम जिनमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है उनमें सब में कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी लगती है। जस्ट टॉक अबाउट इट, क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रॉड है, अब सबसे पहला काम क्या था, एलिमेंट लेना। तो रॉड के केस में जो हम एलिमेंट लेते हैं वो हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि उसकी एक्सिस से हम कुछ x डिस्टेंस दूरी पे एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस है कुछ dx, ठीक है। अब ये dx जो है ये बहुत छोटा है, 0.00000000000, बहुत छोटा dx है, ठीक है। आखिर में नंबर 1 लगा देना, कोई नहीं। अब यहां पे एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो अब ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं इसको हम एक पार्टिकल की तरह अज्यूम कर सकते हैं और इसका मास कुछ हम मान सकते हैं कि dm है। अब जब हम इसका मास कुछ dm मान सकते हैं तो बच्चों अब यहां पे नोटिस किया जाए कि वो dm की वैल्यू कितनी होगी। अब यहां पे जो रॉड है इस केस में जो मास होगा आपका वो लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितनी लेंथ उतना मास। तो हमने कहा कि मास टोटल मास m है, रॉड का और लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ m/l हो गया और मास पर यूनिट लेंथ m/l हो गया, तो इस पार्ट का जो मास हो गया m/l इंटू dx हो गया। दोबारा समझ लेना अगर नहीं समझ आ रहा तो कि भाई l लेंथ का m मास है, 1 लेंथ का m/l मास है, dx लेंथ का m/l इंटू dx मास हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीधे सीधे इसका dm आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना था इसका कंट्रीब्यूशन कितना है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो हमने कहा था इसका डिस्टेंस देखेंगे एक्सिस से, तो इसका मास विच इज dm इंटू इसका डिस्टेंस एक्सिस से विच इज x उसका स्क्वायर, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर इसका कंट्रीब्यूशन। तो पहला स्टेप तो एलिमेंट लेना, उसका मास निकालने जो जरूरत होगी हमें। दूसरा स्टेप है उसका कंट्रीब्यूशन देखना, दैट इज ओके। dm की वैल्यू को यहाँ पे आप डाल देंगे m/l इंटू dx, तो हमारे पास di की वैल्यू आ गई ऐसे कुछ। और अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इस di को इंटीग्रेट कर देते हैं और जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली इसमें m/l कांस्टेंट है तो हमें सीधे सीधे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके l तक। अब ये क्यों, x की वैल्यू नोटिस करिए कहां से कहां जा रही है, इनिशियली x की वैल्यू 0 है और जैसे जैसे आप इस पूरी रोड को कवर कर रहे हैं x की वैल्यू l तक जा रही है। तो अगर पूरी रोड कवर करना चाहते हैं तो x की वैल्यू 0 से l तक जा रही है, आधी रोड कवर करना चाहते हैं 0 से l/2 तक जा रही है, 1/4 रोड मेजर कवर करना चाहते हैं तो 0 से l/4 जा रही है। तो इस तरीके से आप अपनी लिमिट्स को इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे
कोई बात नहीं है। एंड m बाई एल को हम बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आई होप आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पता होगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक। जब आप लिमिट्स लगा लेंगे यहाँ पे तो m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, ऐसे कुछ हमारी लिमिट्स आ जाएंगी। और जब हम एल क्यूब बाई 3 देखेंगे तो एक l कैंसिल हो जाएगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। वी हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर हमारे पास कोई रॉड है और हम उसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो उस केस में उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस के अबाउट वो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाता है। ठीक है, इसी में हमारे पास हो सकता है कि हम जो रॉड है हम रादर देन उसको एंड वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की जगह सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करें। इन दैट केस अगर आप नोटिस करेंगे तो फिर से जो तरीका है वो सेम है, एलिमेंट चूज करना है। मैंने क्या बोला था, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे आप एक dx विड्थ का एलिमेंट चूज कर लेंगे और उस dx विड्थ के एलिमेंट का जो dm मास होगा वो m बाई एल इंटू dx हो जाएगा। सेम ही लॉजिक है जो हमने अभी तक किया था और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है di में वो dm इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और दैट वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर m बाई एल इंटू dx। और अगर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो इस di को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्जैक्टली सेम इंटीग्रेशन आ जाएगा। जिस बात बदलाव आएगा वो इस बात में बदलाव आएगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू को इस बार 0 से l तक वेरी करते हो तो आप 0 से स्टार्ट तो करोगे बट स्टार्ट करते 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 आपको l बाई 2 यहाँ पे आया बट आपको तो l तक जाना है, बट यहाँ तो लॉड ही नहीं, गलत हो जाएगी बात। इस बार यहाँ पे हमें इस फंक्शन को बताने के लिए हम कहेंगे कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया इधर की तरफ l बाई 2 से लेके इधर की तरफ l बाई 2 कर ले, बट मैथ्स को नहीं समझ आ रहा है, l बाई 2 टू l बाई 2 तो से लग रहा है यहां से लेके यहीं पे हो जाएगा। तो हम उसे बोलते हैं कि भाई माइनस l बाई 2 से जहां x लिया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में l बाई 2 से लेके l बाई 2 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब यहाँ पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो m बाई एल को बाहर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स क्यूब बाई 3। और जब यहाँ पे हम लिमिट्स डालेंगे माइनस एल बाई 2 और प्लस एल बाई 2, पहले प्लस एल बाई 2 डालेंगे और फिर माइनस एल बाई 2 डालेंगे बच्चों, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, विच टेल्स मी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम एल स्क्वायर बाई 12 है, विच इज लेस देन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एज के अबाउट रोटेट करने में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पेन को एज के अबाउट रोटेट करना क्यों मुश्किल था, क्योंकि उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था एज के अबाउट, और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो सेंटर के अबाउट रोटेट करना उससे ज्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं ऐसी वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक वीडियो आपके लिए ऐसी लेके आए, इसमें हम उसके जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करें। सो बच्चों, अब हम रोटेशन में की ये बात करते हैं कि रोटेशन मोशन को एनालाइज कैसे करना है। बेसिक बात थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो रोटेशन मोशन को एनालाइज करने वाली जो कहानी है उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहली बात, हम किस तरीके का रोटेशन मोशन देख रहे हैं, हम रोटेशन देख रहे हैं अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड है, जैसे मेरा कंधा है अभी या मेरा हाथ है, ये जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो एक फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रोटेशंस को हम लोग फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेशन कंसीडर करेंगे। नॉर्मली जो भी चीजें रोटेट कर रही है इस तरीके से ही करती है नॉर्मली। अब इस केस में जब हम देखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे एनालिसिस वाली आती है वो आती है वेलोसिटी। हमने आपको ये बात स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी। तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई वो कितनी होगी उसकी वेलोसिटी। तो जब हम ये देखेंगे कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पे हमने इमेजिन करी है, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स्ड है। तो अब इस पॉइंट का मोशन कैसा होगा ये सोचिए। जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी तो पॉइंट का मोशन कैसा होगा। ये पॉइंट है किस तरीके के मोशन में जा रहा होगा, विच इज अ सर्कल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा होगा। किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, जो ये वाला पॉइंट है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो पॉइंट है। अब जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो हमें पता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो हमें पहली बात ये समझ आई, P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, जो भी इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है उस पर्टिकुलर सर्कल में ये मूव कर रहा होगा जैसे जैसे ये बॉडी घूम रही होगी। और अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो अब इस पॉइंट P की वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमें यह बात पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूमता है
तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर हो जाती है उस पार्टिकल की। तो हमें यहां पे भी समझ आ जाएगा पी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो आर ओमेगा हो जाएगी। बट बिकॉज बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं इस बॉडी के अंदर, तो हम करेंगे आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो उसका पॉइंट क्या कहते हैं रेडियस है, वो हम उस फिक्स एक्सिस रोटेशन से जो उसका डिस्टेंस है वो हम नोटिस करेंगे। अगेन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो आपको पता है कि जब भी सर्कल में घूमता है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कुछ इधर की तरफ आ जाएगी। इसको एक और चीज बोलते हैं बहुत बार, टेंजेंशियल या फिर परपेंडिकुलर टू आर। जो आर आपने जो डिस्टेंस मार्क किया था FAOR से उस पॉइंट पी का, उससे उसके परपेंडिकुलर भी ये वेलोसिटी आप मार्क कर सकते हैं। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी। बाद में बहुत बार यूज होगा, तो प्लीज मेक श्योर आप इसे समझें। फॉर एग्जांपल, जो ये पंखा है आपकी छत पे जो घूम रहा है, मान लेते हैं उसका ओमेगा 1500 रेडियन पर सेकेंड है जस्ट फॉर द टाइम बिंग, और जो एक ब्लेड है उसकी लेंथ मान लेते हैं 1.2 मीटर, ठीक है। इन दिस सिनेरियो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी, बी पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी, सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, अब हमें यह बात पता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप इसे स्लो कर सकते हो, और स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर सकते हो, यूट्यूब में वो फीचर होता है। अब अगर हमें देखते हैं ए पॉइंट की कितनी वेलोसिटी होगी, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो 0 होगी। फीलिंग आ रही है रेस्ट पे बेचारा बीच में पड़ा हुआ है पॉइंट, तो वो थोड़ा ना होता है बीच में पॉइंट होता है, वो थोड़ा ना हिल रहा होता है। देखो पंखे को, ख्वाब रात को देखते होगे। और अगर हम अपने फॉर्मूले से देखते हैं ओमेगा आर से, तो इस ए पॉइंट का एक्सेस से डिस्टेंस कितना है 0, तो ओमेगा इंटू 0 कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी 0 आ जाएगी। इसकी वेलोसिटी बिल्कुल रेस्ट पे वाला पॉइंट बस वही खड़ा खड़ा घूम रहा है। बी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करते हैं तो आपको समझ आएगा कि बी पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, और जब आपको ये समझ आएगा कि बी पॉइंट एक सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, तो वीबी के लिए जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे एक्सिस से, तो वो लेंथ ऑफ द ब्लेड के बराबर हो जाएगा। तो वीबी जो हो जाएगा वो जाएगा ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1500 रेडियन पर सेकंड है, एल हमें 1.2 मीटर पता है, तो वहां से हम लोग जब देखेंगे तो ये शायद वैल्यू 1800 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी। अब इस ब्लेड के सेंटर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो क्या सेंटर वाले की भी सेम वेलोसिटी होगी? नहीं मेरे बच्चों, ओमेगा सेम होता है, वेलोसिटी सेम नहीं होती है। तो वेलोसिटी जरूरी नहीं है सेम हो, तो ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखेंगे तो L/2 होगा। इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओमेगा इंटू L/2, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो है 1500 रेडियन पर सेकंड। L/2 की जो वैल्यू है वो 0.6 मीटर है, और यहां से जब आप देखेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब 900 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि जो बाहर वाला एंड है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो अंदर वाला जो पॉइंट है वो कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो आर से परपेंडिकुलर या फिर वो जो सर्कल इमेजिन कर रहे हैं उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इन पॉइंट्स की वेलोसिटी हो जाएगी। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। दूसरी बात जो हम लोग समझना चाहेंगे यहाँ पे वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो आप पक्का से कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना, आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट डाउट एंड आई विल हेल्प यू आउट कि भाई कितना उसमें कैसे हम उसे हैंडल इमेजिन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन FAOR की बात करें, इसके लिए हम वापस जाते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हमने बचपन में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन जो होती है वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इस रोटेशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, इस बात को फिगर आउट करने के लिए हम इसकी एनालॉजी पर इमेजिन कर लेते हैं, हो जाता है हाफ। अब मास की जगह रोटेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी की जगह क्या होता है, वेलोसिटी और पॉइंट की अलग होती है, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में रोटेट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। जब हमें ये बात समझ आ रही है, इसमें एक छोटी सी बात यहां पे सोचने वाली होती है कि ये जो आई हम यहां कंसिडर करते हैं, क्योंकि बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, और आई बॉडी का हमने देखा अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू आती है, तो आई कौन सा डालना है, अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन वाला ही आई हमें यहां पे पुट करना होता है। सो आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात क्लियर हो रही हो। सिमिलरली अगर हमारे पास इमेजिन कीजिए एक रॉड है, वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है ये रॉड,
तो इन दैट केस उस रॉड की जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे आप, तो उस रॉड की जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड, तो आप क्या, आपके मन में पहला थॉट तो आएगा हाफ mv² कर लेते, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि नहीं, रोटेशन हो रहा है, वेलोसिटी तो और पॉइंट के लगे, तो हम यहां पे क्या करते थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई भी कौन सा लेंगे हम लोग यहां पे, इस एक्सिस वाला, और इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv²। प्लीज रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी मत बोलना, गलती हो जाएगी, आपको भी नहीं समझ आएगा कहां गलती हुई है। अगर यही रॉड रादर देन रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस, अगर वो सेंटर वाली एक्सिस के ओर रोटेट करती, तो क्या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी? रोटेशन में यही तो कहानी है कि मोमेंट ऑफ इनर्जी हर एक्सिस के अबाउट अलग होता है। अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले एस्टैब्लिश किया था कि इस वाली एक्सिस के अबाउट, सेंटर वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, ml²/12। तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इस रॉड की, तो वो हो जाएगी हाफ आई विच इज इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इस एक्सिस के बाद घुमाने में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी उसे ऐसे रोटेट करने में। तो आई एम श्योर बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं, ये है सीओई इन रोटेशन। अब आपको सीओई क्या है? सीओई का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे लगता है रोटेशन के अंदर? जनरली अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन इमेजिन करता हूं, तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक रॉड है हमारे पास, उसको हमने ऐसे रखा और फिर छोड़ दिया। अब वो हम जब छोड़ेंगे तो वो नीचे गई, और नीचे जाने के बाद मेरा हाथ टकराया, टांग में दर्द भी हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अगेन इवेंचुअली इसका मतलब कुछ वेलोसिटी है मेरे हाथ की जब वो टकराया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी है रॉड की, कितनी ए पॉइंट की वेलोसिटी है जो एंड ऑफ द रॉड पे पॉइंट है जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। अगेन बड़ी सिंपल सी बात है, आपको समझ आया। जब मेरा हाथ नीचे गया तो नीचे बेसिकली जीपी में उसका लॉस हुआ जब हाथ नीचे गया तो, और जो जीपी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो मेरा लॉस हुआ वो गया कहां, वो काइनेटिक एनर्जी में चला। तो अब यहां पे हम लोग जब इक्वेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे लॉस इन जीपी गोज इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन जीपी कितना है? देखो यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हर एक पॉइंट जो ऐसे मूव कर रहा है वो एक अलग हाइट से नीचे जा रहा है। तो इन दिस सिनेरियो हम क्या करते हैं, रादर देन डूइंग फॉर एवरी पॉइंट, हम लोग देख लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी हाइट से नीचे आया है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर इसकी लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास जो है L/2 हाइट से नीचे आएगा। तो लॉस इन जीपी निकालते समय हम देख लेंगे mgh होता था, h की जगह L/2 हाइट है जो सेंटर ऑफ मास नीचे आया। सिंपल सी कहानी है, रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पे। गेन इन काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे तो अब अगेन गेन इन काइनेटिक एनर्जी में बाय डिफॉल्ट हाफ mv² बोलने का मन कर रहा है हमारा, पर मेरे बच्चों अगेन रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं होती है, वेलोसिटी नहीं होती किसी पॉइंट की उसमें। तो फिर क्या होगा यहाँ पे हम लेंगे कुछ एंगुलर वेलोसिटी अज्यूम करेंगे इस रॉड की, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हम कुछ पूरी रॉड की एक मान सकते हैं। तो जब एंगुलर वेलोसिटी अज्यूम करेंगे तो हम कहेंगे हाफ आई, कौन सी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये मुझे पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट रॉड का कितना है, ml²/3 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब जब यहां से जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा 2l ऐसे कैंसिल होकर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3g/l। तो ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा कि जब जिस इंस्टेंट पे रॉड वर्टिकल हो गई है उस इंस्टेंट पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है। सिंपल बात है, होप आपको समझ आ रही है कहानी। सिमिलरली अगर हम ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे कि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी के लिए हम सिंपली क्या कह सकते हैं, भाई पता है भाई ए पॉइंट जो एक सर्कल में घूम रहा है और सर्कल में घूमते समय वेलोसिटी ओमेगा आर होती है, ओमेगा और इसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट का वो कितना है, एल है। तो हमें पता है ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अब हमने वहां निकाल ली √3g/l इंटू एल करेंगे तो l² करके रूट में ले सकता हूं मैं, एक ये एल कैंसिल हो जाएगा और वहां से मुझे पता चल जाएगा √3gl। मुझे पता चल जाएगा कि ए पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे आते आते ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो √3gl कुछ हमारे पास हो चुकी होगी। सो दैट इज सिंपल इनफ आर्ग्यूमेंट। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में समझ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या टर्म यूज करना है, और जब बॉडीज हमारी मूव करती हैं और अलग अलग पॉइंट अलग अलग हाइट से नीचे जाता है तो जीपी का चेंज हम कैसे इमेजिन करेंगे। तो आई एम श्योर बच्चों आपको ये बात समझ आ रही होगी। जो नेक्स्ट पार्ट मेरे सामने आता है बच्चों रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में, वो आता है डायनामिक्स ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है भैया, डायनामिक्स तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो, डायनामिक्स ही
मेरे बच्चों डायनेमिक्स से मेरा जो यहाँ पे मतलब है वो है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बॉडी का एक्सेलरेशन वगैरह निकालना हो, तो इन दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज जनरली नोन एज कि हम उसकी डायनेमिक्स वाली बात कर रहे हैं बॉडी की, ठीक है। अब ये बात सोच के देखो, उसके लिए जब हम एक्सेलरेशन वगैरह निकालते थे तो न्यूटन लॉज मोशन वाली इक्वेशन यूज करते थे। और कौन सी इक्वेशन होती थी? एनएलएम वाली इक्वेशन। जब हम ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन की बात करते थे तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करते थे? हम इक्वेशन यूज करते थे F इज इक्वल टू ma। अब अगर आप लोग देखेंगे न्यूटन लॉज की इक्वेशन फॉर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सियल रोटेशन, जब हम रोटेशन वाले मोशन में एनएलएम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसकी एनालॉगस इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी? हमारा जो मास है उसकी जगह क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मास। एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपको याद होगा कि जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जो एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता था, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता था ओमेगा का रेट ऑफ चेंज होता था। तो यहाँ पे ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा का रेट ऑफ चेंज अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रही है बात। सिमिलरली फोर्स की जगह क्या आ जाता है? फोर्स की जगह हम लोग ऐसे कुछ एक सिंबल बना देते हैं एंड वी कॉल दिस एज टॉर्क। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, अब आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो टॉर्क है ये एक नया टर्म होगा, तो कोई बात नहीं है, दैट इज परफेक्टली ओके। हम इसके बारे में पहले बात करते हैं कि टॉर्क क्या बला है। अब देखिए, टॉर्क किसी भी फोर्स की वजह से, ये उस फोर्स की कैपेसिटी होती है टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपको मैं यहां खड़ा करता हूं और मुंह पे मुक्का मारता हूं आपके, वर्सेस एक बार मैं आपके पेट में मुक्का मारता हूं। किस केस में आपकी रोटेट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, टॉपल करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है मुंह पे मुक्का मारते समय वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है जब आप रोटेट करेंगे। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उस केस में जो मेरी सेम फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रही है वो ज्यादा लग रही है। तो बेसिकली फोर्स सेम है, बट जहां पे मैं लगा रहा हूं फोर्स, उसकी वजह से उस फोर्स की टॉर्क बदल गई है। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक टॉर्क की कितनी कैपेसिटी होगी एक ऑब्जेक्ट रोटेट करने में, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आप एक नट को खोल रहे हो, एक स्पैनर लेके, जो भी चीज है ये। अब अगर आप इस स्पैनर को यहां से पकड़ते हो, बड़ा सा मान लीजिए, तो आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब यहां से पकड़ते हो तो कुछ और फोर्स लगानी पड़ेगी। किस केस में आपको लगता है आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी? इस केस में ना। फीलिंग आ रही है कि यहां से खोलना चाहोगे आप, या फिर यहां से पकड़ पकड़ के खोलना चाहोगे? तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओपन इट फ्रॉम हियर, व्हिच बेसिकली टेल्स अस कि अगर यह सेम फोर्स भी है दोनों केस में, तो इस केस में कम टॉर्क लग रहा है, मतलब उसकी रोटेशन की जो कैपेसिटी है वो कम है, और इस फोर्स की इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो मतलब इसमें क्या मतलब आता है कि जब रोटेशन में हमें दिखता है, जब टॉर्क ड्यू टू एनी फोर्स देखते हैं, तो हमें यह भी देखना होता है कि उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो कितना है फोर्स का। वहां से हमें पता चलता है कि टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स कितनी होती है। तो अगेन दोबारा से हम बात कर लेंगे, टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ओ अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका इक्वेशन बहुत सिंपल आती है, वो होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स हमें समझ आ गया, जिस फोर्स की वजह से हम टॉर्क निकाल रहे हैं वो वाली फोर्स है। आर परपेंडिकुलर जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। बहुत बार ऑफ द लाइन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स भी बोल देते हैं कि फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन कहां पे है, उसके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अगेन यहां पे मतलब क्या है कि जैसे अगर इन दिस सिनेरियो मैं इस केस में इस एफ ए वाली फोर्स की वजह से ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं, तो टॉर्क में टी को थोड़ा सा नीचे ऐसे बना देते हैं, तो उसका टाउ बोल देते हैं सिंबल को। तो टाउ अबाउट ओ निकालना चाहता हूं इस एफ ए फोर्स की वजह से, अगर तो मैं एफ ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये आर परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे मैं बोल सकता हूं, लेट्स कॉल दिस एज R1, तो मैं बोल सकता हूं एफ ए इंटू R1, ये एफ ए वाली फोर्स की वजह से टॉर्क है। सिमिलरली अगर मैं एफ बी वाली फोर्स की वजह से टॉर्क देखूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला कुछ होगा ओ से, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस है, और जब मैं टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू एफ बी बोलूंगा तो वो हो जाएगी एफ बी फोर्स है इंटू R2। ये एफ ए की वजह से थी और ये एफ बी की वजह से, तो उसमें जो डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा ये लेना पड़ेगा, और दोनों फोर्स अगर सेम है तो भी जो एफ बी वाली जो टॉर्क है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एफ ए वाली टॉर्क। तो कोई बहुत हैवी स्क्रू को खोलना होता है तो जनरली उनके स्पैनर्स लंबे होते हैं ताकि आपको खोलना आसान हो, टॉर्क ज्यादा लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे सामने कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है। अब आपको लगता है तो भैया देखो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन नहीं। टॉर्क की डायरेक्शन एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए होती है, तो उसकी डायरेक्शन राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं होती है जनरली। उसकी डायरेक्शन जब हम देखते हैं तो उसकी डायरेक्शन हम देखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कुछ थ्योरेटिकल तरीके से राइट लेफ्ट अप डाउन भी देखते हैं, बट वो हमें नहीं देखना है, वो हमें समझ भी नहीं आएगा, उसका कोई हमें यूज भी नहीं होगा, तो क्यों फालतू में दिमाग खराब करें,
तो सिंपली हम जब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देखेंगे तो हम कुछ ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम क्लॉकवाइज टॉर्क कब होगी और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कब होगी। क्या ऑब्वियस चीज है? वो ऑब्वियस चीज ये है कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगी उस फोर्स की वजह से, और अगर वो जो फोर्स है घूम रहा होगा नहीं, वो जो फोर्स किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती है ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे एफए फोर्स है, एफए फोर्स कैसे घुमाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को? इधर की तरफ ऐसे। अब आपकी घड़ी ऐसे घूमती है या फिर ऐसे घूमती है? ऐसे घूमती है। तो नहीं सॉरी, ऐसे घूमती है। देख लो, डिसाइड कर लो कैसे घूमती है पहले। अभी पहले वो डिसाइड कर लो। घड़ी ऐसे घूमती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। सिमिलरली एफबी भी ऐसे घुमा रहा है यहाँ पे, एफबी भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आई होप आपको बच्चों ये बात समझ आ रही होगी। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन इमेजिन करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। आप कभी सब्जी लेने गए होगे, आपका सब्जी का जो बंदा होता है सब्जी बेचने वाला, वो हाथ में तराजू लेता है, इधर की तरफ एक वेट रखता है, उधर की तरफ सब्जी रखता है, और बोलता है भैया दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, बैलेंस हो रहा है, तो मतलब जितना वेट रखा उतनी सब्जी है, ठीक है। बेचारे आप, अब आपको रियलाइज होगा कि कितनी बार आपको ठगा हुआ हो सकता है। ध्यान से सोचते हैं क्या कहानी। सेम बात है, एक हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड सिचुएशन इमेजिन कर ली है। इधर 100 किलो का एक इंसान खड़ा हुआ है और इधर एक एम मास का इंसान खड़ा हुआ है, बीच में से आपने इसे सपोर्ट दिया हुआ है। ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है। तो एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये जो प्लैंक है, ये जो प्लैंक बोल लो, सपोर्ट रॉड बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, ये इक्विलिब्रियम में रहे। नेचुरल फीलिंग तो है कि भैया दोनों साइड सेम मास होना चाहिए। सिंपल सी बात है, नेचुरल फीलिंग है दोनों साइड सेम मास होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर यहाँ पे सोचते हैं हम लोग, अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यू विल बी सरप्राइज्ड, लेट्स सी। इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या भला है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कुछ इक्वल हो रहा है, ठीक है, कुछ चीज इक्वल है, कुछ चीज में चेंज नहीं हो रहा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट या तो रोटेट नहीं कर रहा, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है, या फिर एक ऑब्जेक्ट ऐसी सिचुएशन में जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 99% ऑफ टाइम तभी यूज हो रहा होगा जब एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो इन दैट केस वी से दैट कि वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा, तो ये बात जरूरी है कि हम उस ऑब्जेक्ट पे जो नेट टॉर्क लग रहा हो, जो उस ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क लग रहा हो, वो 0 होना चाहिए। तो बहुत बारी बोलते हैं नेट टॉर्क किसके वर्ड, तो हम एक्सिस रोटेशन बोलते थे, कुछ ऐसा बोलते थे। बट अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो नेट टॉर्क लगना चाहिए वो 0 होना चाहिए। विच इज अ वेरी सिंपल सी फीलिंग कि जितनी भी फोर्सेस उस पर लग रही है, उनकी जो कैपेसिटी है उस बॉडी को रोटेट करने की, उसकी नेट वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, जैसे गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अगर यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अगर ये रॉड रोटेट नहीं कर रही है, एज द रॉड इज नॉट रोटेटिंग, फाइनली ये इक्विलिब्रियम में आ गई है कुछ, तो फिर इन दैट केस हम बोलते हैं कि जो नेट टॉर्क इस पे लगना चाहिए वो 0 लगना चाहिए। अब नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे देखिए फोर्स लग रही है 100 जी, क्योंकि 100 किलोग्राम मास का 100 जी फोर्स लगती है नीचे की तरफ। इसका मास m है तो इसमें m इंटू जी फोर्स लग रही है यहां पे नीचे की तरफ। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के, अगर इस रॉड को आप लाइट रॉड मान रहे हैं उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस ए पॉइंट के अबाउट 100 जी फोर्स की वजह से कितनी टॉर्क है? 100 जी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर इज इक्वल टू, अभी देखिए टॉर्क कैसी ऐसे घुमा रही है ये इसको, अगर खाली ये फोर्स लग रही होती है ऑब्जेक्ट ये ऐसे घूम रहा होता तो ये इधर की तरफ, विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज समझेंगे, इधर की तरफ जब हम देखेंगे तो mg भी आपको लग रहा है कि ये भी नीचे ये भी नीचे, तो दोनों नीचे का डायरेक्शन, बट नहीं बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे सोचिए mg फोर्स जैसे क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जब हम टॉर्क देखेंगे तो mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस बार 4 मीटर है। तो अगेन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी, जी सब कुछ कैंसिल हो गए, 50 किलो। तो आप ऐसा हो सकता है कि जो इंटेलिजेंट दुकान वाला था उसने यहाँ पे आपका वेट रखा था जिसपे उसे 100 लिखा हुआ था या जो भी लिखा हुआ था, बट था वो एक्चुअली 50 या 10। आप 2 किलो सब्जी लेने गए, लिखा उसमें 2 था, पर था वो 1 किलो का, नीचे से अंदर से खोखला था। बट उसने सेंटर से रॉड को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था, जो फलक्रम पॉइंट था, जो सपोर्ट पॉइंट था,
देखो यहाँ पे 2 किलो मास को हम लोग 100 किलो मास को 50 किलो मास से सपोर्ट कर सकते हैं, विच बेसिकली मींस कि यहाँ पे अगर 2 किलो यहाँ पे वो रखा जाए तो यहाँ 1 किलो सब्जी से आप सपोर्ट कर सकते हो, विच इज आपको 1 किलो सब्जी मिल गई होगी और आपको लगा सीधी होगी, और तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, डायनामिक्स की बात करते हैं। डायनामिक्स मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन वो जीरो नहीं है, फिर जो ओमेगा है वो कांस्टेंट नहीं है। वहां पे कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व? अब वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे गो टू इक्वेशन है, तो नॉर्मली जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो जो हमारी गो टू इक्वेशन थी वो थी F इक्वल टू ma। अब हमारी जो गो टू इक्वेशन है वो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को एक डिस्क दे रखी है, वो जो डिस्क है उसका मास 20 kg है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसमें जो फोर्स लग रही है वो 25 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क अगर हम लोग निकालें तो इस डिस्क का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना आएगा? उसके लिए हम सिंपल सी बात ये कहेंगे कि यार टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये जिस एक्सिस के ऊपर किस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, ओ एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, उसके ऊपर टॉर्क देखेंगे तो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? F इंटू आर, ये हमारी टॉर्क हो गई। और आई अल्फा, अब आई कितना होता है, क्या कहते हैं हमारी डिस्क का आई कितना होता है हमारी डिस्क का? mr स्क्वायर बाई 2, अभी थोड़े पहले देखा था हम लोगों ने। अल्फा कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। एक आर की वैल्यू यहां पे कैंसिल हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2f बाई mr। तो फोर्स की वैल्यू है 25 न्यूटन है, m की वैल्यू है 20 kg, और r की वैल्यू है 0.2, सॉरी हाँ सही, r की वैल्यू है 0.2 मीटर, 220 सेंटीमीटर विच इज मीटर में, सही यूनिट में देखोगे तो 0.2 हो जाएगा। तो ये 0 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 25/2 विच इज 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अल्फा वाला जो होता है एंगल वाला होता है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो हमारे को डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। अब देखो ये हमने क्वेश्चन पहले ऐसा लग रहा है, करा करा सा लग रहा है ये क्वेश्चन, कि हमारे पास एक पुली है, एक इधर मास है और एक इधर मास है, और इधर 2m मास है, इधर m मास है, ये भी है तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और हमारे को एक्सेलरेशन बताना है। नॉर्मली बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कहेंगे भैया हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किप कर देंगे वीडियो को और आंसर निकाल लेंगे कि 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास 3m है, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अब तक जो हम पुली लेते थे वो मासलेस होता था, या फिर उसमें हमारे पास देयर वाज नो व्हाट यू कॉल फ्रिक्शन और समथिंग। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग उस पुली के घूमने वाली फीलिंग को कंसीडर करने की हमें जरूरत नहीं होती थी। अब इन दिस केस जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसकी चिंता करनी पड़ेगी। तब उसकी चिंता करनी पड़ेगी तो हम कैसे चिंता करेंगे उसकी, समझते हैं। सबसे पहला, जब भी कोई एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला काम हमारा होता है एफबीडी बनाना। एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बनाते समय सिंपल सी बात है, एम मास है तो उस पर कैपिटल M इंटू जी नीचे की तरफ फोर्स आएगी, 2m मास है उस पर 2mg नीचे आएगी। टेंशन वाली बात करेंगे तो इधर की तरफ इस पे हम टेंशन लिख देंगे और इधर की तरफ इस पे टेंशन लिख देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये लिखा है, गलती हो गई आपकी। क्या गलती हुई इसमें मेरे बच्चों कि आज तक हम इस टेंशन को सेम लेने देते, बट जैसे इस पुली का मास आ गया या इस पुली का भी एक्सेलरेशन कंसीडर करना पड़ जाएगा, तो इस पुली के दोनों तरफ टेंशन आप सेम नहीं ले सकते। तो एक तरफ T1 लेनी पड़ेगी, एक तरफ T2 लेनी पड़ेगी। हाँ, इंडिविजुअल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, बट पुली के दोनों तरफ टेंशन अलग होगी, तभी तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, तभी तो घूमेगी। या दोनों तरफ सेम फोर्स लगा दोगे तो पुली तो घूमेगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे नोटिस करेंगे जब इक्वेशन लिखनी है हम लोगों को, तो इक्वेशन लिखते समय हमें एक्सेलरेशन देखना पड़ता है। एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ब्लॉक नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक हमारा ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पे नोटिस करना कि ये जो डिस्क है, जो पुली है, जब ये रोटेट कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी जब हम नोटिस करेंगे तो हमें कुछ उसका एक्सेलरेशन भी अज्यूम करना पड़ेगा। और बिकॉज वो रोटेट कर रही है, मूव नहीं कर रही है, तो हम रादर देन नॉर्मल एक्सेलरेशन a, हम लोग कुछ एक्सेलरेशन अल्फा वाला एक्सेलरेशन लेंगे। ठीक है, अगर बच्चों आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहां पे आप और वीडियोस और चैप्टर्स में भी देख सकते हो। अभी पहले इसे खत्म करते हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। इक्वेशन फॉर ब्लॉक कैपिटल M जब लिखेंगे तो क्या होगी? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ फोर्स देखेंगे, T1 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन फॉर 2m वाला ब्लॉक जब देखेंगे तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नीचे की तरफ नेट फोर्स देखेंगे, 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन।
पुली वाली जो इक्वेशन है ये मेन कहानी है हमारे लिए। ये मेन कहानी कैसे सॉल्व होगी? अब पुली वाली जो इक्वेशन है, पुली वाली इक्वेशन कैसे आएगी? अब पुली वाली इक्वेशन है हमारी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को यूज करना है। अब टॉर्क कितना लग रहा है? अब देखिए T2 टेंशन की वजह से कितना टॉर्क है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T2 इंटू आर जब हम नोटिस करेंगे तो जो इक्वेशन वो पुली होगी तो T2R टॉर्क हो जाएगी। वो किस डायरेक्शन में? वो देखिए इसको कैसे घुमा रही है, इस ऑब्जेक्ट को। इधर फोर्स लगती खाली तो ऐसे घूमता है, विच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और T1 की वजह से टॉर्क कितनी होगी? T1 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों? R उसका भी। तो T1 इंटू आर। अब इन्हें ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसा लग रहा है दोनों नीचे की तरफ। नहीं मेरे बच्चे, घुमाने के टाइम में वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होगी और ये क्लॉकवाइज घुमा रही होगी इस डिस्क को। तो T1R माइनस होगा, तो नेट टॉर्क जो है T2R माइनस T1R हो जाएगी, इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का आपको पता है? तो हमने रट लिया इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है वो mr²/2 होता है इंटू अल्फा। अब यहां पे जब हम नोटिस करते हैं T1A T2 अल्फा, 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, बहुत नाइंसाफी। ठीक है, कैसे एक और इक्वेशन आएगी? एक और इक्वेशन जनरली क्वेश्चन में कभी तो स्पेसिफाई होता है, कभी स्पेसिफाई नहीं होता। एक और इक्वेशन आती है हमारे पास from the fact that there is no slipping between disk and string। जो यहां पे ये डिस्क है और जो उसके अराउंड जो स्ट्रिंग रैप्ड है उसमें स्लिपिंग नहीं हो रही। जब ये घूम रहा है तो ये दोनों साथ में जा रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो अगर जब इमेजिन करते हैं हम लोग, तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखा जाए, बहुत बार हम वेलोसिटी से करके उसे डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, बट हम एक्सेलरेशन से फिगर आउट कर लेते हैं अभी के लिए, कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखा जाए तो अगर ये अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रहा है तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा आर। और अगर ये पॉइंट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ ए। और अगर यहां स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अल्फा आर और ए जो है वो दोनों सेम होने चाहिए, ताकि स्ट्रिंग और ये पॉइंट दोनों साथ में मूव करें। अगर जैसे ओमेगा आर वेलोसिटी होती है ना, तो वहीं से एक्सेलरेशन अल्फा आर हो जाता है। तो अल्फा आर इज इक्वल टू ए, ये आपकी चौथी इक्वेशन है इस पर्टिकुलर पार्ट में। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को जरूरी नहीं इस पॉइंट पे देखा जाए, हम इस इक्वेशन को देखने के लिए इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं। इस पॉइंट पे देखेंगे तो अल्फा की वजह से जो आपका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ वो आएगा अल्फा आर, और स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन आपने माना हुआ है ए नीचे की तरफ, और नो स्लिपिंग ले दोनों साथ में आने चाहिए, तो विच मींस अल्फा आर इज इक्वल टू ए फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो आप जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं इसे। तो अगेन 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, हम लोग सीधे सीधे ये आर कैंसिल हो जाएगा, आर अल्फा की वैल्यू को ए डाल दोगे और जब ऐड करोगे यहाँ पे इन इक्वेशंस को, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा कि 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 7/2 ma। mm कैंसिल हो जाएगा, वहां से आपका a की वैल्यू आ जाएगी 2/7g। दैट इज हाउ वी विल गेट द एक्सेलरेशन इन दिस केस। आई होप मेरे बच्चों आपको ये समझ आ रहा होगा। एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम आप समझिए, अगर आपने ये प्रॉब्लम अच्छे से कर ली है, इसको पॉज करके दोबारा से सॉल्व कीजिए, दोबारा से डायग्राम बना के, और एक बार आप ढंग से इसे कर लेंगे सॉल्व, तो लार्जली एक्सेलरेशन वाली जो बॉडीज हैं जिनका फिक्स एक्सेल रोटेशन के बाद एक्सेलरेशन हो रहा है, आप सब सॉल्व कर सकते हैं। उनमें 3 बातें करी हैं अभी। जब भी कोई बॉडी एफएआर के बाद घूम रही होती है, उसके लिए पहली बात हमने करी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, और तीसरी बात उसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा मेरे बच्चों। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, विच इज अगर एक्सेल रोटेशन फिक्स नहीं है तो क्या होगा। सो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन की। अब आप कहोगे ये क्या वाला है, नाम इतना अजीब सा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बेसिकली एक ऐसा मोशन है जिसमें जो एक्सियल रोटेशन है वो फिक्स नहीं है, मतलब रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं जनरल रिजिड बॉडी मोशन। मैं जनरली जीआरबीएम बोल देता हूं, मतलब थोड़ा लंबा वर्ड है तो ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमारे पास एक व्हील है, अगर खाली रोटेट कर रहा होता, ये वीसीएम नहीं होता, तो ये एफएआर वाला मोशन होता, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। बट ये मूव भी कर रहा है और घूम भी रहा है, तो ये हमारा एक जनरल रिजिड बॉडी मोशन में है ये जो व्हील है। अब इन दिस केस आप नोटिस करेंगे तो कोई भी जनरल रिजिड बॉडी मोशन जब हमारे पास होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो जनरल रिजिड बॉडी मोशन इज इक्वल टू प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन, मतलब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं। जैसे कि यहां पे अगर खाली ट्रांसलेशन देखते तो रोटेशन नहीं होता, तो वीसीएम से आगे चल रहा है पूरा व्हील,
और ओमेगा से घूम रहा है पूरा का पूरा व्हील, ये प्योर रोटेशन हो जाएगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये वाला मोशन हो जाएगा विच वी आर कॉलिंग एज दी जनरल रिजिड बॉडी मोशन। जनरल रिजिड बॉडी मोशन के अंदर हमें सब बातें करनी है जो हमने एफएआर वाले मोशन में करी थी। पहली बात हम करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट विच इज रोटेटिंग इन अ जनरल रिजिड बॉडी मोशन। अब आपको ये बात तो अभी भी पता है ना कि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, तो नॉर्मली एफएआर वाले में अलग थी, जनरल रिजिड बॉडी मोशन वाले में भी अलग है, तो वो तो आप बचे नहीं। तो यहां पे अगर एक ऑब्जेक्ट है जो ओमेगा से घूम रहा है और वीसीएम से मूव कर रहा है और किसी पॉइंट पी की वेलोसिटी हम लोग निकालना चाहते हैं, लेट्स से आर डिस्टेंस और व्हाटएवर, तो इन दिस केस हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे ये जो पी पॉइंट की वेलोसिटी वो दो मोशन की वजह से हो रही है, प्योर ट्रांसलेशन वाला जो मोशन है प्लस प्योर रोटेशन वाला जो मोशन है हमारा। तो प्योर ट्रांसलेशन वाले की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आएगा वीपी में, आप ध्यान से देखेंगे तो भाई जितनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये तो सब सारे पार्टिकल वीसीएम से मूव कर रहे होंगे, तो एग्जैक्टली जो पी पॉइंट की वेलोसिटी है वीसीएम हो जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन में होता, मतलब इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा होता, तो ये वाला जो पॉइंट पी है ये से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर से मूव कर रहा होता। सिंपल सी बात है, हमें ये बात पता है। तो अगेन हमें जब यहां पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी निकालेंगे तो हमें वीसीएम प्लस ओमेगा आर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने का पड़ेगा। पिछली बार खाली ओमेगा आर के कंट्रीब्यूशन से काम हो गया था, इस बार दोनों का देखना पड़ेगा। एंड आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एडिशन होगा ये वेक्टर एडिशन होगा। क्यों वेक्टर एडिशन होगा मेरे बच्चों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वीसीएम जैसे राइट की तरफ आ रहा है ओमेगा आर कुछ ऐसे आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो फिर इस पे एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है। अब ये रॉड के हमें दोनों चीजें गिवन है, एक तो वीसीएम भी है कि रॉड आगे की तरफ जा रही है और घूम भी रही है ये रॉड। ठीक है, अगर बच्चों आपको स्पीड तेज लग रही हो वीडियो की तो आप इसे स्लो कर सकते हो, धीरे लग रही हो तो आप इसे 1.25x पे भी देख सकते हो, दैट इज परफेक्टली ओके। अब यहां पे अगर मुझे ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, अब आप नॉर्मली अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर आप कहते तो सिंपल सी बात थी ओमेगा आर हो जाता। बट इस बार जब हम वेलोसिटी निकालेंगे ए पॉइंट की तो हमें दो कंट्रीब्यूशन देखने पड़ेंगे। एक तो वीसीएम वाला कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, वीसीएम राइट की तरफ है तो वो कंट्रीब्यूशन राइट की तरफ ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा वाला जो कंट्रीब्यूशन है, अगर इमेजिन करिए ओमेगा की वजह से ये पॉइंट ऐसे घूम रहा है, तो ए पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी। मैं उसे ऐसे बना देता हूं ओमेगा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट का? अगर ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे हम नोटिस करेंगे तो ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 है, तो ओमेगा इंटू l/2, और दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो वेक्टर एडिशन करते समय हम कह सकते हैं वीसीएम प्लस ओमेगा l/2 ए पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते समय कैसे देखेंगे मेरे बच्चों? वीसीएम का कंट्रीब्यूशन किधर की तरफ होगा? वीसीएम राइट की तरफ है, तो मानेंगे कि ये पॉइंट पे वीसीएम का कंट्रीब्यूशन राइट की तरफ होगा। ओमेगा वाला जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो घूमने वाले वेलोसिटी की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो किधर की तरफ होगा? ओमेगा आर, और अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर की तरफ जा रहा होगा, तो ओमेगा इंटू l/2 हमारे पास इधर की तरफ ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब इनमें से कौन सी बड़ी है हमें नॉर्मली नहीं पता होगा। अगर ओमेगा l/2 बड़ा है तो लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, अगर वीसीएम बड़ा है तो राइट की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर मैं मान लूं एक सेकंड के लिए कि वीसीएम बड़ा है तो राइट की तरफ वीसीएम माइनस ओमेगा l/2 वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है हम लोगों को, तो वीसीएम माइनस ओमेगा l/2 राइट की तरफ यहाँ पे हम वेलोसिटी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात तो मैं समझाऊं, अर्थ का जो मोशन है वो एक जनरल रिजिड बॉडी मोशन है, विच क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, विच इज मूविंग आल्सो, इसका सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है ना, वो मूव करती जा रही है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ठीक है, तो अगर मैं मानता हूं कि अर्थ की वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की है वो वीसीएम है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ ओमेगा मैं मान रहा हूं यहाँ पे, तो इन दैट सिनेरियो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार आप बताओ कि डेली जिस पॉइंट पे है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लेट्स अज्यूम कि डेली किसी इंस्टेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो डेली की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है हमसे। अब डेली की वेलोसिटी अगर हमसे पूछी जा रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे दो वेलोसिटीज की वजह से डेली की वेलोसिटी, एक तो वीसीएम वाली वेलोसिटी, हमें वीसीएम का कंट्रीब्यूशन दिखे कि इधर की तरफ जा रहा है पूरा अर्थ, तो इधर की तरफ वीसीएम का कंट्रीब्यूशन है। ओमेगा की बात करते हैं तो जब ये ऐसे घूमेगा, उससे घूम रहा है अर्थ, तो ऐसे घूम रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो राइट की तरफ ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब आप नोटिस करेंगे तो वो कैपिटल आर के बराबर है,
तो ओमेगा आर कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो डेली की वेलोसिटी अगर आप इंस्टेंट में पूछ सकते हैं तो वो बोलेंगे VCM प्लस ओमेगा आर। सिमिलरली ऑन द अदर एंड ऑफ द अर्थ अगर हम देखते हैं तो लॉस एंजलिस टाइप कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि इधर LA है, मतलब मान लेते हैं सभी इक्वेटर पे, कोई इतनी टेंशन नहीं लेते हैं। एंड देन वहां पे जब हम वेलोसिटी अज्यूम कर रहे होंगे तो देखिए VCM का कंट्रीब्यूशन किधर की तरफ आएगा, पूरा का पूरा व्हील राइट की तरफ जा रहा है तो VCM का कंट्रीब्यूशन राइट की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। ओमेगा वाला जो कंट्रीब्यूशन है अगेन प्लीज नोट कीजिएगा इस पॉइंट पे इधर की तरफ आएगा, तो अभी यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस फिर से है तो इधर की तरफ कंट्रीब्यूशन ओमेगा आर आ जाएगा। एंड हमें पता है कि VCM जनरली ओमेगा आर से ज्यादा होता है, अर्थ में हमें पता है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट टू मच। आपको नहीं पता होगा तो भी तो वैल्यू जब गिवन होंगी तो आप वहां से निकाल ही लोगे। तो VCM माइनस ओमेगा आर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लॉस एंजलिस वाला जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आपका कोई फ्रेंड है अगर लॉस एंजलिस में तो आप उसको बोल सकते हो कि आप उससे तेज मूव कर, नहीं है बात सच नहीं है, किसी इंस्टेंट पे ऐसा हो रहा होगा बट किसी दूसरे इंस्टेंट पे दिल्ली लॉस एंजलिस यहाँ आ चुका होगा, LA यहाँ आ चुका होगा, तो उल्टा हो चुका होगा, तो वहां पे ऑब्वियसली वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन। अब यहीं पे जब जनरल रिजिड बॉडी मोशन की बात करते हैं तो एक अमेजिंग बात हम करते हैं विच इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब ये क्या बोला है, बहुत बार खाली रोलिंग भी वर्ड यूज कर लिया जाता है, बट अगेन द फीलिंग अबाउट दिस इज अगर आप एक व्हील को ग्राउंड पे रोल करके छोड़ देते हो तो आगे जाता है बिना स्लिप करते हुए। डिस्कवरी ऑफ व्हील was one of the most important discovery in the history of mankind या the universe. In that case, the idea is that because that is an object which can move forward without slipping. एक स्क्वायर ब्लॉक दे दूं और आपको बोलूं कि व्हील जो है स्क्वायर शेप का बना दो, तो क्या लग रहा है आपको कि आप उसे टायर अपनी गाड़ी में लगा के चला पाओगे? गाड़ी को नहीं चला पाओगे क्योंकि वो स्लाइड करता है ना आगे जाते समय। इट कैन नॉट रोल विदाउट स्लिपिंग। जो व्हील होता है इट कैन रोल विदाउट स्लिप, बिना स्लिप करे वो रोल कर सकता है। अब जब व्हील बिना स्लिप करे रोल करता है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है, इसका मतलब क्या है और इसकी कैसी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम माने ग्राउंड है हमारे पास, उस ग्राउंड के ऊपर एक हमारे पास व्हील है जिसका VCM कुछ है और ओमेगा से वो घूम रहा है। अब यहां पे अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो हम एसेंशियली कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, किसके ऊपर, व्हील के ऊपर, उसकी वेलोसिटी, ये वाला जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, जो दोनों पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, तो हम कहते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का जो इंप्लीकेशन हो जाता है हमारे लिए वो जाता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P जो है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड के बराबर होना चाहिए। अब यहां पे हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितना होने वाला है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमें पता है कितना होने वाला है, तो वो हम देखते हैं, हमें पता है रेस्ट पे ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना होने वाला है, अगेन दो कंट्रीब्यूशंस, जनरल रिजिड बॉडी मोशन हो रहा है, VCM राइट की तरफ है, ओमेगा आर लेफ्ट की तरफ है, तो जो नेट P पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमारे पास आने वाली है वो आएगी VP माइनस ओमेगा आर, सॉरी VCM माइनस ओमेगा आर। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हमें यहां से समझ आ जाएगा कि VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। आई होप अगर हमें समझ आ रहा है कि VCM ओमेगा आर के बराबर है तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब इसी में अगर हम ये बात सोचें, एक और पार्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि VA कितना होगा, तो VA के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने सिंपल सी बात बोली कि VA के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप इधर की तरफ VCM का कंट्रीब्यूशन होगा और ओमेगा आर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी राइट की तरफ होगा, और सेंटर मास से जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो VA की जब हम बात करेंगे यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर, तो VA की वैल्यू को बोला जाएगा VCM प्लस ओमेगा आर, और VCM और ओमेगा आर बराबर है तो ये 2 VCM या फिर 2 टाइम्स ओमेगा आर, आप इस बात को बोल सकते हैं। कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। आई होप आपको ये बात बच्चों समझ आ रही होगी। तो ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। This is how we can handle this. The next thing that we look at is kinetic energy of a body in general rigid body motion. तो जब हम kinetic energy की बात करते हैं किसी बॉडी का in general rigid body motion, तो वो वहां पर पास क्या हो जाता है। अब देखिए फिर से अगेन we come back to the same thing कि general rigid body motion is combination of pure translation plus pure rotation. तो जब वो pure translation और pure rotation का combination है, तो in this case हम kinetic energy बोलते हैं, तो हमारी translation वाली kinetic energy कितनी होती थी, हाफ mv स्क्वायर, तो वो जाएगी हाफ mvcm स्क्वायर।
और जो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होती थी। बस आई की जगह अब इस बार हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। तो इन जनरल रिजिड बॉडी मोशन काइनेटिक एनर्जी निकालते समय हमें ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी देखनी पड़ती है, रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी देखनी पड़ती है, और जब इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। दोनों एनर्जीज देखनी पड़ेंगी और दोनों को ऐड करके टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी में एक बात का आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको आईसीएम यहां पे डालना है, आप नॉर्मल आई कोई और नहीं डाल सकते हो, आईसीएम ही डालना है और कोई चॉइस नहीं है आपके पास जब आप टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो। तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में ऑब्जेक्टिव काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डिस्क है जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है, v स्पीड से आगे जा रही है, अगर इसी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो आप तो सीधे सीधे हाफ mv स्क्वायर बोल के खुशी खुशी घर चले जाओगे अपने। अरे मेरे बच्चों, ये तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला, हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो बस अगेन हाफ mv स्क्वायर। अब आईसीएम कितना है डिस्क का, ये जब घूम रही है ऐसे डिस्क, देखिए जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रही है तो ओमेगा से ऐसे घूमती, अगर आगे जा रही है और यहां स्लिप नहीं कर रही तो घूम भी रही होगी ना ऐसे, ठीक है। तो वहां पे आप जब समझेंगे तो आपको समझ आएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं, और सेंटर इस वाली एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता क्या डिस्क का कितना है, mr स्क्वायर बाय 2, तो हाफ mr स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ जाती है, बहुत बार मिस हो जाती है, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है तो v और ओमेगा आपस में रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है राइट की तरफ v है, लेफ्ट की तरफ ओमेगा वाला जो कंट्रीब्यूशन ओमेगा आर लेफ्ट की तरफ है, और ये जो पॉइंट है नीचे रेस्ट पे है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से पता चल जाता है। तो मैं अगर ओमेगा की वैल्यू v बाई आर डाल दूं यहाँ पे, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ m बाई 2 आर ओमेगा इज v, तो एक्चुअली v स्क्वायर ही हो जाएगा ये, तो 1/4 प्लस 1/2 3/4 mv स्क्वायर आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। प्लीज नोट दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर खाली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये खाली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी यहां पे ये, ठीक है बच्चों। अगर आप देखोगे तो ऐसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलेंगी चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोस, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप मिस ना करो उन वीडियोस को, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात, काइनेटिक एनर्जी वाली बात पढ़ी, लेट अस ट्राई टू डू प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फाइंड VCM when it reaches the bottom of the incline। किस कौन VCM, क्या बकवास चल रही है हमारे पास। तो इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r, एक व्हील है हमारे पास। इसको अगर हम एक हिल के टॉप पे छोड़ देंगे तो ये व्हील घूमने लग जाएगा, नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, ये हमारे को बात गिवन है। तो इन दिस केस हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब वो बॉटम ऑफ द प्लेन पे पहुंच जाएगा तो उसका VCM कितना होगा। अब उसका VCM निकालने के लिए बॉटम ऑफ द प्लेन पे जब हम देखेंगे तो वो कितना होगा बच्चों। जब हम देखेंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई वो जब नीचे आ रहा है तो जीपी में कुछ लॉस हो रहा है इसकी। अब ये जो जीपी में जो लॉस हो रहा है वो हम कैसे लेंगे, वो कहां से आएगा, वो सॉरी कहां जाएगा, केनियन काइनेटिक एनर्जी में जाए। बहुत अच्छी बात। तो जो जीपी में जो लॉस है, लॉस इन जीपी कितना है, m, इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट नीचे आया, वो कुछ h हाइट नीचे आया, यहां पे मैं गिवन है mgh, दैट इज योर लॉस इन जीपी। h हाइट जनरली ये वाला हाइट गिवन है कि जो सेंटर्स के बीच की जो हमारी हाइट है ना, ये जो हाइट है, जो सेंटर पहले यहां था फिर यहां था, तो सेंटर जो है h हाइट नीचे आ गया तो mgh हो गया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में अब ये बात आपको सोचनी थी कि अब आपके मन में तो ये थॉट आ रहा है सीधे हाफ mvcm स्क्वायर लिख दो, पर नहीं लिखने की जरूरत हमें। हाफ mv स्क्वायर खाली नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, अगर ये व्हील रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है तो इस पॉइंट पे आते समय ये घूमने भी लग चुका होगा, तो इस पॉइंट पे इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो आपको जब टोटल एनर्जी लिखोगे तो इसमें हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा, और ICM की वैल्यू उन्होंने आई दे रखी है।
अब आपको निकालना है वीसीएम, दो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, एक इक्वेशन है हमारे पास, एक और इक्वेशन कहां से आएगी, हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी फ्रॉम नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट। अब नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा, इधर की तरफ एक वेलोसिटी है, वीसीएम का कंट्रीब्यूशन इधर की तरफ होगा, ओमेगा आर का कंट्रीब्यूशन टेंजेंट जो है इस बार यहां से टेंजेंट जो है इधर की तरफ आएगा, ओमेगा आर का कंट्रीब्यूशन इधर होगा। और अगर नो स्लिपिंग हो रही है इस पॉइंट पे, क्या हो रहा है, नो स्लिपिंग हो रही है इस पॉइंट पे, तो हमें यह पता चल जाना चाहिए कि फॉर नो स्लिपिंग एट पॉइंट ए वीसीएम मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा आर। तभी तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की जीरो होगी, ताकि ग्राउंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप समझ आ रही है हमें कहानी। तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड देन जब उस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो प्लस हाफ आई VCM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो, हाफ m VCM स्क्वायर, तो ये था ही, और mgh यहाँ पे भी है, m को नीचे ले जाओ। VCM की जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा कि अंडर द रूट ऑफ 2dh बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, दैट इज परफेक्टली ओके। बच्चों अगर यहां पे ये जो व्हील है ये डिस्क शेप का भी हो सकता था, स्फेयर भी हो सकता था, एक रिंग भी हो सकता था, अगर आप इन तीनों को साथ में रख दो यहां पे, तो तीनों में से कौन बॉटम ऑफ द प्लेन पे पहले पहुंचेगा, ये बात अगर हमें सोचनी हो तो वो हम कैसे सोच सकते हैं, ये अब आप घर जाके मुझे, सॉरी घर पे तो हो गई मोस्ट प्रॉब्ली, तो वहां पे आप इसे आंसर निकाल के हमें बताओ कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या आंसर होगा, इसमें कमेंट करके मुझे प्लीज बताइएगा उस आंसर को। नेक्स्ट बात जो हम करते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा फॉर अ बॉडी इन जनरल रिजिड बॉडी मोशन। तो अल्फा और टॉर्क के बीच का जब रिलेशनशिप हमें निकालना है फॉर अ बॉडी इन जनरल रिजिड बॉडी मोशन, तो निकालने की तो बात है नहीं, सिंपल सी कहानी है, इज इक्वल टू आई अल्फा वाला रिजल्ट फिर से वैलिड होता है। जो एफ इक्वल टू एम ए था उसका इक्वल रिजल्ट क्या था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा था। बस यहां पे जनरली हम एक बात ध्यान रखते हैं कि जो ये रिजल्ट लगाते हैं हम लोग, वो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजल्ट को अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इस रिजल्ट को हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। कैसे, अब जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वही सेम प्रॉब्लम है जो अभी हम कर रहे थे। ये व्हील था, इस व्हील को यहां पे से हम छोड़ते हैं तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाता है, और जब ये व्हील नीचे की तरफ स्लाइड करता है तो इसका हमें एक्सेलरेशन बताना है, क्या होगा, खुद एकदम से नीचे स्पीड अप होगा नीचे की तरफ जाते समय, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बातें हमें निकालनी। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे सामने कोई भी एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम में आता है वो आता है FBD बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, वी ट्राई टू फिगर दैट आउट। मैंने FBD बनाया हुआ है एक्चुअली पे यहाँ पे व्हील के ऊपर। अगर FBD की बात कर रहे हो तो एक नॉर्मल फोर्स बनाया हुआ है मैंने, एक mg फोर्स बनाया हुआ है सेंटर पे नीचे की तरफ, नॉर्मल देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया है, और एक फ्रिक्शन फोर्स बनाया हुआ है पीछे की तरफ। नो सम ऑफ यू माइट फील दैट फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, डोंट वरी, जब आप फ्रिक्शन को F मान रहे होते हो वो डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हो, ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो सही मानी है गलत मानी है। होवेवर इन दिस केस मुझे पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक्स नीचे स्लाइड कर रहा था, नीचे की पॉइंट इधर स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन उसको अपोज करके ऐसे मूव करता हूँ, इधर की तरफ लगाता फोर्स। अब जब फोर्स वाली इक्वेशन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो फोर्स वाली इक्वेशन के लिए हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन देखिए प्लीज, इसका एक्सेलरेशन जो होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर की तरफ आ रहा हो, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बच्चों, कुछ अगेन इमेजिन करिए ऐसे घूमता हुआ आ रहा होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इन दैट केस जब हम इस डायरेक्शन में फोर्सेस का कंपोनेंट लेंगे तो हमें mg वाली जो फोर्स है उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और हमें आई होप आपको याद है कि mg का इधर कंपोनेंट mg sin थीटा आता है और इधर की तरफ कंपोनेंट mg cos थीटा आता है। ये बात जितना जल्दी आप अपने जीवन में याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली में ये एंगल थीटा हो जाता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट आ जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको पता होना चाहिए। अब इधर अगर हमें पता चल गया तो इधर की तरफ जो नेट फोर्स है वो है mg sin थीटा माइनस द फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा, इधर फ्रिक्शन इधर की तरफ है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। नाउ प्लीज नोट कीजिएगा इस बात को कि जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जब पूरी बॉडी होती है हमारे पास, तो एक पार्टिकल होता है तो F इज इक्वल टू ma लिख लेते हैं, बट जब एक पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है तो हम जनरली F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM लिखते हैं, कि अगर हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग है तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
इस्तेमाल कर। दूसरी बात जो हमारे लिए यहाँ पे आती है वो आती है कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस तो हमारी इस डायरेक्शन जो नॉर्मल ट्रांसलेशन वाली इक्वेशंस है वो उस वाली इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमने कहा कि इसमें एक टॉर्क वाली इक्वेशन भी तो आती है। अब वो टॉर्क वाली इक्वेशन क्या होगी, वो टॉर्क वाली इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो टॉर्क वाली इक्वेशन होगी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। अब टॉर्क वाली इक्वेशन जब हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे, अब देखिए सेंटर के बाद टॉर्क कितनी है, देखिए नोटिस कीजिए सेंटर पे पॉइंट, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए mg sin थीटा और mg cos थीटा को भी भूल जा रहा हूं, mg का कंपोनेंट ही था। अब सेंटर के अबाउट जब टॉर्क निकालनी है हम लोगों को, तो इस mg की वजह से और इस नॉर्मल की वजह से कितनी टॉर्क, नॉर्मली से परपेंडिकुलर तो सेंटर से पास करेगा, सर्कल में रेडियस परपेंडिकुलर रेडियस जो सेंटर से पास करेगा ऑब्वियसली, mg जो है वो अगेन सेंटर से पास कर रहा है, तो जो नेट टॉर्क नॉर्मल और mg की वजह से आएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, वो जीरो हो जाएगी। नॉर्मल और mg क्योंकि सेंटर से पास कर रहे हैं, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी mg प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा में ये करना है यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है, देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से आ रहा है, तो उसकी वजह से कुछ इस डायरेक्शन का टॉर्क आ जाएगा एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो FR हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ICM अल्फा। आई इन्होंने आई दे रखा है तो आई डाल देंगे हम लोग, इनटू में अल्फा, अल्फा तो हमें निकालना ही है तो अल्फा की वैल्यू हमने आई अल्फा लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई FR इज इक्वल टू आई अल्फा, और एक हमारे पास इक्वेशन वो आ गई। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली इक्वेशन हमें जरूरत नहीं है अभी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, फ्रिक्शन ACM और अल्फा तीन वेरिएबल है, एक और इक्वेशन मुझे चाहिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, वो इक्वेशन फिर से हमारे पास आती है ड्यू टू नो स्लिपिंग। अब नो स्लिपिंग की कहानी की वजह से क्या इक्वेशन बनेगी समझिए, व्हील जो है, व्हील के दो एक्सेलरेशन है, एक इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ACM और एक रोटेशन वाला एक्सेलरेशन है अल्फा। तो प्लीज नोटिस करेंगे इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा व्हील का, उसमें एक ACM का कंट्रीब्यूशन होगा नीचे की तरफ और एक अल्फा आर का कंट्रीब्यूशन होगा ऊपर की तरफ, और जो ग्राउंड है उसका एक्सेलरेशन होगा जीरो। और अगर नेट एक्सेलरेशन या नो स्लिपिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्राउंड का एक्सेलरेशन बराबर विच इज जीरो, विच मींस इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, विच मींस ACM जो है वो अल्फा आर के बराबर होना चाहिए। ये हमारी चौथी इक्वेशन है एंड विद दिस फोर्थ इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन से हमारे पास इसका आंसर एक्चुअली में। तो अगर आप जब सॉल्व करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके, तो आपको नजर आएगा कि आपका ACM जो है G sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई MR स्क्वायर, आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा। सो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, फ्रिक्शन को एलिमिनेट कर देना, R से डिवाइड कर देना, अल्फा को ACM बाई R डाल देना, तो वहां से ये वर्केबल है बहुत आसानी से। दूसरा पार्ट भी था इस क्वेश्चन में जो पूछे थे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब हमारे पास ACM आ गया तो हमारे को अल्फा पता चल जाएगा ACM बाई R, और जो फ्रिक्शन फोर्स है F जो है वो I अल्फा बाई R है। यहां से अगर देखेंगे तो R को इधर लेके चले जाएंगे तो I अल्फा बाई R है, तो कैलकुलेशन वाली बात ही है सिंपल सी, I अल्फा बाई R है तो I की वैल्यू I दे रखी है क्वेश्चन में, और अल्फा की वैल्यू ACM बाई R है, I बाई R स्क्वायर हो जाएगा, और ACM की वैल्यू वहां से आप डाल देंगे तो फिर G sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई MR स्क्वायर है। ये बहुत बार I बाई R स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे I अल्फा बाई R, ठीक है, तो ये G sin थीटा जो ACM है, अगेन अल्फा जो है वो ACM बाई R है, बिल्कुल ठीक बात है, I अल्फा बाई R हो जाएगा वहाँ पे I ACM बाई R स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ओके। तो R स्क्वायर से अगर आप यहाँ डिवाइड करेंगे, यस, M भी एक मल्टीप्लाई जाता है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है ये आ जाती है कुछ यहाँ पे, विच इज ओके, मतलब वो तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट, बस वो टर्म्स को रीअरेंज ही करने वाली बात है। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डायनामिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों हमारे लिए एक टॉपिक आता है विच इज एंगुलर मोमेंटम। आई होप आपको ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन समझ जाएगा, जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहे हैं, उसमें हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो आप मुझे अलग से कमेंट करके बताना, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक, अगर आप लोगों को वो टॉपिक परेशान करता है। एंड आई होप
जो हमने ये वीडियो बनाया है इससे आप लोगों को फायदा होगा। मैंने बहुत मेहनत करी है विद माय एक्सपीरियंस एंड विद एवरीथिंग टू क्रिएट द मोस्ट कंसाइज रोटेशनल मोशन की क्लास, जिसमें मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लूं और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इस पूरे चैप्टर की दे दूं। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है इस चैप्टर में जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, आई एम ओपन टू दैट, जरूर कमेंट करके बताना। बट अगर मेरी मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड आप देना चाहते हो तो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प देम आउट। एवरी किड जो रोटेशन पढ़ना चाहता है, इवन बिफोर देयर फर्स्ट क्लास, अगर ये इसे पढ़ लेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी। जहां भी वो कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको इस टॉपिक को पढ़ने में काफी आसान होगा, स्कूल में भी बहुत आसानी मिलेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल दी बेस्ट, और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।